हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये वाला चैप्टर हम बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। टॉपिक वाइज हमने सारी चीज़ें समझ भी ली है ना, कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या नहीं है, कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम कर लेते हैं इसके एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट, है ना। तो एनसीईआरटी सोल्यूशन, जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर के टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेते हैं, है ना। आपको आंसर राइटिंग समझ में आ जाती है कुल मिला के, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर ही लिख के आना है ना। तो ये आपके होंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन, इनको अच्छे से कर लेना, समझ लेना। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हर एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ में, मैं ये बात कहती हूँ, है ना। कई बार आ जाते हैं पीछे के क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी हम कर लेंगे, है ना। एक एक करके देख लो, तरीके देख लेना बस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तरीके देखना है कि कोई सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आंसर कैसे लिखना है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। यहाँ पर आपको ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स मेंशन करने हैं। शब्द पे ध्यान देना, मेंशन लिखा है, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं लिखा है, ठीक है। अगर डिस्क्राइब करने को बोलते तो हम इन एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब भी कर देते, इनके नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देते डिस्क्राइब करते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सिर्फ मेंशन करने को बोला है। मतलब आपको सिर्फ मेंशन कर देना है वो एस्पेक्ट जहाँ पर वुमेन्स जो हैं, या जिसके इन एस्पेक्ट्स पे वुमेन्स जो है वो डिसएडवांटेज्ड फील करती है, या इनके अगेंस्ट जो है वो वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमको लिखना है इसके अंदर। अब हमने पढ़ा है ये, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी में पढ़ा है, जब हमने डिस्कस किया था, टॉपिक कवर किया था जेंडर वाला, सबसे शुरुआत वाला टॉपिक, जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक। उसके अंदर हमने जो पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन देखा था, उसी में हमने बात की थी कि वुमेन्स जो है वो एजुकेशन, अनइक्वल प्रपोर्शन इन हाईली पेड जॉब्स, अनइक्वल पे, है ना, और अनसेफ इन्वायरमेंट, अनसेफ लिविंग इन्वायरमेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वुमेन्स के साथ में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर वो डिसएडवांटेज्ड फील करती है। तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना ज़रूरी है कि वुमेन फेसेस, या वुमेन भी लिख सकते हो, या फिर फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन इन वेरियस वेज। यहाँ पर वुमेन लिखना और ज़्यादा सही होगा अगर आप यहाँ पर लिख देते हो कि वुमेन फेसेस discrimination, disadvantage and operation in various ways. So what are the ways? In education, unequal proportion in highly paid jobs and unequal pay. यहाँ पर mention लिखा था इसलिए हमने तीनों को सिर्फ mention किया है। अगर describe करने का बोले तो direct slide इसकी पूरी की पूरी बनी हुई है ना। टॉपिक में मैंने टॉपिक वाइज में स्लाइड्स ही ऐसी बनाई है कि आपके आंसर उसमें कवर हो जाए, है ना। तो आप उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, एजुकेशन और इन सब का डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच, है ना। हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको अलग अलग तरीके का जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, उसको हमको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स, ये जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म जो है हमने पढ़े थे, कम्युनलिज्म में टेक वेरियस फॉर्म्स। ये आपका डायरेक्ट कम्युनलिज्म का ही हिस्सा है। कम्युनलिज्म वाली जो हेडिंग है हमारी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स वाला जो आपकी सब हेडिंग के अंदर है, उसमें कम्युनलिज्म में ही आपको लास्ट में वेरियस फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेट करना है इनको। तो आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। क्लियर? ये होता है डिस्क्रिप्शन, ऐसे रेड लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन, मेन हेडिंग को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक। एवरीडे बिलीफ, सबसे पहला तो एवरीडे बिलीफ इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ओवर अदर रिलीजन। हम हर दिन ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म ये हो गया कि लोग जो है वो पॉलिटिकल, उनके अंदर ऐसी प्यास जग जाती है कि बिल्कुल पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाहिए एक रिलीजन का, है ना। मतलब वही रिलीजन जो है वो चले। तो शुरुआत में फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी, ऐसे केस में अगर जो लोग मेजॉरिटी में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो मेजॉरिटेरियनिज्म डोमिनेंस शुरू कर देते हैं, है ना। वो अपना डोमिनेंस बनाने लगते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरी पॉलिटिकल यूनिट बनाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल में तो
ये वाले पॉलिटिकल एरेना में तो ये पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस हो गया है ना, तो अपन क्या करो, दूसरी पॉलिटिकल यूनिट बना लो फिर, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा जो है फॉर्म, वो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। लोगों को रिलीजियस बेसिस पे मोबिलाइज करना, है ना, उनको ये बोलना कि ये रिलीजन अच्छा है ना। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल स्पीच, ऐसे तरीकों से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना, है ना। ये भी एक बिल्कुल डर सा होना कि जो फॉलोअर्स हैं किसी भी रिलीजन के, उनको एक ही पॉलिटिकल एरेना में लेकर आना है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों को मोबिलाइज भी किया जाता है पॉलिटिकली ऑन रिलीजियस लाइंस। एंड लास्ट जो है ये वाला पॉइंट हमारा, कि ये सबसे खतरनाक पॉइंट है ना, कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मैसेकेयर, ठीक है। तो कम्युनल राइट्स और वायलेंस और मैसेकेयर होने लगते हैं। मैसेकेयर मतलब नरसंहार, मतलब लोगों को बहुत भरी मात्रा में जब लोगों की जानें चली जाती है किसी भी वायलेंस के कारण, उसको क्या कहा जाता है, मैसेकेयर कहा जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनल राइट है जो फेस किया था पार्टीशन के समय पे, और पोस्ट इंडिया के बाद में भी हमने बहुत सारे कम्युनल वायलेंस जो है वो देखे हैं। तो ये कुछ तरीके के हैं, ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि कौन ले लेता है, जो कि कम्युनल पॉलिटिक्स ले लेता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल के साथ में भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो ये बेसिकली आपका आंसर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। ये बताना है हमको कि अभी भी कैसे कास्ट इनइक्वालिटीज हैं इंडिया में, मतलब समाज के रूप में, जाति के रूप में कैसे इनइक्वालिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, ये हमको एक्सप्लेन करना है ना। तो हमने कास्ट वाले पैराग्राफ में, या कास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था कि जो NSSO है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो ये बताता है, कुछ फॉलोइंग डिटेल्स देता है ना, कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है, एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, मेजर्ड बाय द क्राइटेरिया ऑफ मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से ये बताता है कि कास्ट ग्रुप जो है वो अभी भी पुरानी ओल्ड हायरार्की को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कास्ट ग्रुप अभी भी पुरानी हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी ओल्ड हायरार्की? की अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली, है ना। ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम पुअर मेंबर्स, भले सभी जाति में कुछ पुअर मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम पावर्टी में रह रहे हैं, या कि पावर्टी लाइन में रह रहे हैं, वो अभी भी लोएस्ट कास्ट के ग्रुप्स ऐसे देखे गए हैं, है ना। और अपर कास्ट के ग्रुप्स, या फिर जो देखो, जो अपर कास्ट के ग्रुप्स है वो यूजुअली रिच वाले सेक्शन में आ रहे हैं, और जो लोअर कास्ट के ग्रुप्स है वो मैक्सिमम अभी भी पावर्टी लाइन के आजू बाजू है, ठीक है। और ये चीज़ भी देखी गई कि ऑल्दो every caste has some members who are rich, the upper caste are heavily overrepresented among the rich while the lower caste are severely underrepresented, है ना। मतलब जो लोअर कास्ट के हैं वो अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो अपर कास्ट के हैं जिनमें रिच लोग हैं उनमें अभी भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या पता चलता है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, जो कि NSSO ने अपने सर्वे के अकॉर्डिंग बताया। क्लियर? तो ये आपका आंसर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है, स्टेट 2 रीजन टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया, है ना। हमको 2 रीजन बताने हैं जिससे हम ये बयां कर पाए कि कास्ट जो है वो अभी भी इंडिया में इलेक्शन के रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करती, है ना। लोग ऐसा कहते हैं ना कि कास्ट तो वोट बैंक है ना। तो ये हमको बताना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये कि अभी तक ऐसा देखा गया है कि जितनी भी मेजॉरिटी बनी है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के वोटिंग से नहीं बनी है। इन इंडिया नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, है ना। क्लियर मेजॉरिटी किसी भी सिंगल कास्ट की बनी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हर कैंडिडेट और पार्टी को कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है सारी कास्ट और कम्युनिटी का, क्योंकि सिंगल कम्युनिटी कभी भी एक कास्ट को, कोई भी एक कास्ट किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को सारे के सारे एक साथ मिलकर सपोर्ट कभी नहीं करते, है ना। तो ये ऐसा देखा गया है कि अभी तक जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर सिंगल कास्ट
के मेजॉरिटी नहीं बनी है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी अपना वोट अगर सुधारना है तो उनको सारे कास्ट के लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, किसी भी एक कास्ट के भरोसे वो नहीं रह सकते, है ना। नो पार्टी विंस वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी किसी भी एक कास्ट के सारे लोगों के वोटर्स नहीं जीत पाती है ना। कुछ हाँ करते हैं, कुछ नहीं साथ में रहते हैं। When people say that caste is a vote bank of one party, it usually means that large proportion of the voters from that caste vote for that party। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि कास्ट जो है वो वोट बैंक होता है किसी भी पार्टी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उस कास्ट के मैक्सिमम लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, है ना। सारे के सारे वोट नहीं देते, मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो तो छूट ही जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट किसी एक पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करता, है ना। तो ये आपके दो रीजंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी में वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हम पढ़ के आए हैं, है ना। अपना वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, उसमें हमने देखा कि वुमेन का जो है वो अभी रिसेंटली 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम 14% के अराउंड जो है वो लोकसभा में इंक्रीज हुआ था, प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की, तो उसमें तो 5% ही है ना। और पंचायती राज में ज़रूर ऐसा देखा गया है कि क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन किए गए हैं, 1/3 रिजर्वेशन किए गए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, पंचायती राज में, या फिर कहा जाए तो अपना म्यूनिसिपैलिटीज़ में, वहाँ पे 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। तो वहाँ पर ज़रूर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। अराउंड 10 लाख वुमेन जो है वो अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ का हिस्सा है ना। लेकिन वही अर्बन में बात करें हम, या फिर लोकसभा में अगर हम बात करें, तो ये प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये जो एक मुद्दा है कि 1/3 सीट्स मिलनी चाहिए वुमेन्स को, रिजर्व्ड रहनी चाहिए वुमेन्स के लिए लोकसभा में, ये बिल अभी भी पास नहीं हुआ है, और करीब 10 साल से वो बिल अभी भी रखा हुआ है एज अ पेंडिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि पहली बार लोकसभा में 14.3% टोटल स्ट्रेंथ में से 14.3% जो है वो वुमेन की स्ट्रेंथ रही। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट असेंबली में तो अभी भी वो हिस्सा 5% ही है। अगर पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटी में अगर हम देखते हैं, या लोकल गवर्नमेंट बॉडी में अगर हम देखते हैं, तो 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, जिसकी वजह से 10 लाख इलेक्टेड वुमेन जो है वो अब पार्ट हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ठीक है। वही लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सेंटर लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन इज पेंडिंग सिंस डिकेड, ठीक है। कुछ 10 साल हो गए हैं, अभी तक वो बिल क्लियर नहीं हुआ है, वो लॉ नहीं बना है, वो बिल पास नहीं हुआ है कि करीब 1/3 रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में होने चाहिए वुमेन्स के, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको पूरी तरीके से कि वुमेन्स का स्टेटस क्या है रिप्रेजेंटेशन का। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अभी वुमेन्स के हिस्से में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताओ जिसकी वजह से इंडिया एक सेक्युलर स्टेट कहलाता है। तो सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप बढ़िया प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, है ना। और बिल्कुल जैसा आपको रिलीजन अपना करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, है ना। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस that make India a secular state. Number 1, fundamental right to the freedom of religion clearly states that one has a right to practice, profess and propagate any religion. दूसरा, prohibition of discrimination on the basis of religion is one of the tenets in the constitution under the fundamental right to equality. कोई भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो पहला, आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, यानी कि यू हैव द राइट टू फॉलो योर ओन रिलीजन। दूसरा, कोई भी आपको रिलीजियस के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट आपके साथ में नहीं कर सकता। तो ये 2 हो गए, है ना। तो इससे तो सेक्युलर स्टेट होना ही होना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू, अब यहाँ पे आ गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। आपको टिक करना है इसमें से कि क्या सही है। तो जब हम जेंडर डिविजन्स की बात करते हैं तो उससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट वी यूजुअली रेफर टू। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट सही होगा। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन की बात होती है क्या जेंडर डिविजन के लिए? नहीं,
वो कोई जेंडर डिवीजन नहीं है, वो डिवीजन नहीं बनता। डिवीजन कैसे होता है, अंतर से फिर डिफरेंस से फिर डिवीजन बनता है, ठीक है। डिवीजन मतलब हम में ऐसा हमको लगता है कि हम लोग अलग हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल मैन और वुमेन तो वो तो अलग है ही, है ना, उनके सिर्फ बायोलॉजिकल अलग होने से कोई डिवीजन नहीं हो जाता है ना। अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन, एग्जैक्टली, ठीक है, ये डिवीजन है। लोगों ने, सोसाइटी ने वो मैन और वुमेन के बीच में जो रोल्स हैं, जो उनके काम है, वो उसको अनइक्वली डिवाइड किया हुआ है। अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशो नहीं, और एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज नहीं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जेंडर डिवीजन का मतलब ये नहीं है। जेंडर डिवीजन मतलब डिवीजन ऑन द बेसिस कि मेन और वुमेन के बीच में जो रोल्स है वो अनइक्वली डिवाइडेड है। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, कहाँ पर इंडिया, इनमें से कौन सी बॉडीज में इंडिया के, इनमें से कौन सी बॉडीज में सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है, वुमेन्स के लिए इंडिया में। लोकसभा में रिजर्व्ड है क्या, नहीं, वहां तो 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व्ड है क्या, नहीं, वहां पर भी रिजर्व्ड नहीं है, 5% ही प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है। कैबिनेट्स में रिजर्व्ड है क्या, नहीं, वो तो बहुत ही मेल डोमिनेटेड ही है, वो तो बिल्कुल ऑल मेल कैबिनेट्स देखने को मिलती है। पंचायती राज बॉडीज, डेफिनेटली पंचायती राज बॉडीज और म्यूनिसिपैलिटीज में जरूर 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्वेशंस है, और इसी की वजह से 10 लाख के अराउंड वुमेन जो है वो लोकल बॉडीज के अंदर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी दे रही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट, है ना, हमको इनको कंसिडर करना है, फिर क्या करना है, फिर हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम यहीं से चूज कर लेते हैं कौन से करेक्ट है, फिर पीछे मैच कर लेंगे। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, वेरी गुड, कम्युनल पॉलिटिक्स यही कहता है। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या बोलता है कि एक रिलीजन दूसरे से सुपीरियर है, तभी तो लड़ाई होती है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स ये नहीं सिखाता। कम्युनल पॉलिटिक्स तो झगड़े करने वाली बात बोलता है। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कंस्टिट्यूट वन कम्युनिटी, हाँ बिल्कुल, कम्युनल पॉलिटिक्स वाले लोगों का ऐसा मानना होता है कि एक ही रिलीजन के फॉलोअर्स सारे के सारे एक ही कम्युनिटी में होने चाहिए, किसी भी कम्युनिटी में दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स नहीं आने चाहिए, ऐसा ये लोग सोचते हैं। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर। स्टेट पावर को नहीं यूज किया जा सकता, स्टेट पावर को नहीं यूज किया जा सकता। एक मिनट, पहले हमसे क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट, क्या इस पे भी कम्युनल पॉलिटिक्स बिलीव करती है स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर। स्टेट पावर को नहीं रखा जा सकता, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स इस पे बिलीव नहीं करती, है ना, ठीक है। ये तो रियलिटी है, ये रियलिटी है कि स्टेट पावर नहीं कर सकता, ठीक है, डोमिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स इस पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, कम्युनल पॉलिटिक्स किस पे बेस्ड है, तो ए और सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएंगे। दिख रहे हैं क्या कहीं पे ए और सी, ये रहा, बिल्कुल सही। पढ़ के आते हैं तो गलत थोड़े होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, है ना, हमको बताना है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो ये तो प्रोहिबिट करता है ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे, तो ये गलत तो नहीं है, ये तो सही है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि हमको गलत ही बताना है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं है किसी भी रिलीजन को लेकर, है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिया गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू अ रिलीजन, तो नो, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया, कौन से ऐसे सोशल डिवीजन हैं जो इंडिया को लेकर विशेष हैं, मतलब इंडिया में ही देखने को मिलते हैं बेसिकली अधिकतर, है ना। जैसे जेंडर और रिलीजन तो हो गया, वो वाइड स्प्रेड है, जेंडर तो यूनिवर्सल है, रिलीजन भी देखा जाए तो वाइड स्प्रेड है, बहुत सही जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन या कौन सा सोशल डिवीजन है जो इंडिया को लेकर विशेष है, जो खासकर इंडिया में पाया जाता है, तो वो है कास्ट बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट। सोशल डिवीजन दैट आर बेस्ड ऑन कास्ट आर पिक्यूलियर टू इंडिया। पिक्यूलियर मतलब विशेष, लिख देती हूँ हिंदी में, विशेष मतलब इंडिया में पर्टिकुलर देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और इधर कोड दिए हुए हैं,
इससे अपने को बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन, ये कौन होता है? ये फेमिनिस्ट होते हैं, है ना। कौन होते हैं ये? फेमिनिस्ट होते हैं। तो 1 के साथ क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं। 1 के साथ क्या आएगा? बी आएगा। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ऐसे लोग जो कहते हैं कि रिलीजन ही बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो वो लोग कौन होते हैं? वो कम्युनिस्ट होते हैं। ठीक है, कम्युनलिस्ट होते हैं। वो लोग कम्युनलिज्म को फैलाते हैं, गंदे लोग होते हैं ये, है ना। इनका मानना होता है कि रिलीजन ही आधार है किसी भी समाज का, तो ऐसा नहीं है। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, जो लोग रिलीजन के बारे में सोचते हैं कि प्रिंसिपल बेसिस है, वो कम्युनलिस्ट होते हैं। और जो लोग कास्ट को सोचते हैं कि कास्ट एक बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, तो वो लोग कौन होते हैं? वो कास्टिस्ट होते हैं। ठीक है, वो कास्ट ही उनके लिए उनके भगवान होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ऐसा इंसान जो किसी दूसरे के साथ रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो सेक्युलर होता है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि सारे के सारे रिलीजन को क्या दो? बराबर हक दो। तो आंसर हमारा बन रहा है BADC। देख लेते हैं BADC कहीं पे है क्या? BADC ये रहा, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शंस बाद में देखना, यहाँ से देख लिया करो और ऐसे मैच कर लिया करो, तो सही आंसर बन जाता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर भी सम अप, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी सम अप। अब बाद में अपने को धीरे धीरे करके आप इतने कंसेप्ट पढ़ लो, फिर हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन सब कुछ अच्छे से करेंगे, है ना। अभी कंसेप्ट को पढ़ने पे ध्यान लगाना कि अच्छे से अपने को समझ आ जाए, बेसिक जो आंसर है उसकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या करने हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगी, है ना। इसी तरीके से सारे वीडियोस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं मिस कर जाएं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरुआत से आखिरी तक हम आपका पूरा साथ देते हैं और बढ़िया से आपके एग्जाम क्लियर करवाने में मदद करते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो।